नमस्कार। RMW प्रेजेंट्स क्योर फॉर श्योर के इस प्रोग्राम में मैं स्नेहल शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान ने हमारी शरीर की रचना बहुत ही खूबसूरती से की है। हर एक चीज को बनाने के लिए किस तरह से लॉजिक्स लगे होंगे या फिर किस तरह से साइंस वहाँ इम्प्लीमेंट किया गया होगा, ये सब हमारे सोच के परे है। बट जब भी उन्होंने बनाई हुई चीज़ों में अगर थोड़ी भी कुछ चीज़ अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो हम इंसान पृथ्वी पर उसे बीमारी के नाम से जानते हैं। ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि इस वजह से ये हो रहा है या फिर इस वजह से ये हो रहा है, और ये जानकारी ना होने के वजह से ही काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। 17 अप्रैल को पूरी दुनिया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के नाम से उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस आए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम जानकारी लेने वाले हैं और हमारे साथ है डॉक्टर अंजू कडू। नमस्ते मैम। हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू। MBBS MD करने के बाद पिछले 20 साल से मैम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीताबर्डी नागपुर के लता मंगेशकर हॉस्पिटल में मैम पीडियाट्रिक इंचार्ज है। इसके साथ ही हीमोफीलिया सोसाइटी नागपुर चैप्टर की वो सेक्रेटरी भी है। सोशली इस डिसीज़ के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना और उसको क्योर करना, ये उनका मिशन है। तो जानते हैं उन्हीं से ही इस मिशन के बारे में। मैम, हीमोफीलिया बहुत बार ऐसे होता है कि हम काफ़ी सारे नाम सुनते हैं बट एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें पता नहीं होता है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले हमें इसके बारे में बताइए कि एग्जैक्टली क्या है ये बीमारी। हाँ जी, हीमोफीलिया एक्चुअली एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि जो है अपने शरीर में जैसे रक्त जो है बहना शुरू होता है कोई चोट लगने के बाद, वो नॉर्मली थम जाता है, रुक जाता है। पर इन व्यक्तियों में ये वाला प्रक्रिया जो है वो बराबर नहीं काम करती है और इनका खून रक्त स्राव चालू ही रहता है। अच्छा। जिसकी वजह से वो हमारे तरफ आते हैं और हम इनके निदान कर पाते हैं उनका। तो ये चोट बड़ी छोटी ऐसा कुछ उसमें है या फिर कोई भी नहीं, चोट कोई भी चोट हो सकती है। दांत गिरेगा तो भी उसमें से छोटा भी ब्लड है वो इतना लंबा रह सकता है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन 3-4 हो सकता है। रक्त विकार, इतना रक्तस्राव होता है कि बच्चे जो है बिल्कुल सफ़ेद या एनीमिया जिसको आप बोलते हैं वो करके हमारे पास आते हैं। सो ये इसमें रक्त घोटने की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी बराबर नहीं रहती है बच्चों में। छोटी हो या बड़ी चोट हो, वो उसका जो खून एक बार जो शुरू होता है वो बंद नहीं होता है। उसमें जो जहाँ पे नॉर्मल व्यक्तियों में कैसे रहता है कि कहीं चोट लगी, मार लगी, हमने दबा दिया तो आराम से जो है 3 मिनट में ब्लड बंद हो जाता है। हल्दी भी अगर लगा दे तो नहीं, खून हल्दी थम तो जाता है। हल्दी भी इट्स ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग दैट्स व्हाई आई एम नहीं, आस्किंग। अभी आपको सिर्फ दबाना भी रहा तो भी ब्लड बंद हो जाता है। बट इन बच्चों में जो बच्चे ही ज़्यादातर अपने पकड़ में आते हैं शुरू में, क्योंकि आनुवंशिक बीमारी है तो ये कोई उम्र तो नहीं है, 1 महीने में भी पकड़ में आ सकती है, 6 महीने में भी पकड़ में आ सकती है। तो ऐसे में ये जो बच्चे आते हैं, ब्लीडिंग जिनकी बंदी नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो जो अपना भाग रहता है ब्लीडिंग का कि ब्लीडिंग बंद होनी चाहिए, जैसे नेचुरल अपनी बॉडी की कैसे रहती है कि अगर ब्लड चालू हुआ तो कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, हमने दबाया तो बंद हो जाएगा। बट इनमें ये नहीं होता है, इनमें ब्लड चालू ही रहता है। कोई भी बच्चा जो है जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम है, यानी हमारे रक्त को जमने में, घुटने की प्रक्रिया में प्रॉब्लम है, अच्छा, ये बच्चे ब्लीड करते ही रहते हैं। ओके। तो जैसे आपने बताया कि ये अनुवांशिक है, तो ये जन्मता हो जाती है या फिर हमारी कोई गैर जिम्मेदारियां या फिर ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है पेरेंट्स के तरफ से कि जिस वजह से ये बीमारी हमारे बच्चों में आती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब जब नेचर की कुछ कुछ प्रक्रियाएं वैसी रहती हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। ये जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी माँ बाप से भी आ सकती है, या दूसरा पेट में जब बच्चा है तब कोई म्यूटेशन हो जाता है तो भी आ सकती है। सो वैसे दो अंदर जीन्स में कुछ भी गड़बड़ होना ऊपर नीचे, जैसे आप जो कोई भी चीज़ भगवान बनाता है अगर एक जैसी बनी हुई है तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही सुंदर है। माला का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप बोलेंगे कि हमने पिरोया है बराबर, माला एकदम अच्छी है, सुडौल दिख रही है, सीधी दिख रही है, बट ऐसा अगर जीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया जो ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये म्यूटेशंस की तरह, या फिर जो प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो जीन एक्सप्रेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अच्छा। इस वजह से ये बीमारी मैनिफेस्ट मतलब निकल के आती है। जी मैम, ये जो है इसके क्या लक्षण होते हैं कि पता कैसे चलता है कि इस इंसान को या फिर इस बच्चे को या फिर इस लेडी को ये डिसीज़ है? हीमोफीलिया ज़्यादातर मेल बच्चों में ही दिखती है।
अच्छा। तो विमेन में साइलेंट रहती है एक्चुअली, ये कैरियर होते हैं वो, सो वो इस तरह से मैनिफेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। बच्चे लड़के ज़्यादा दिखाई देते हैं बीमारी के साथ। कोई भी बच्चा जो कई बार रहता है कि झूले से गिर के आ गया और उसके दिमाग में ब्लीड हो गया, सो इन बच्चों में ये होने की शक्यता होती है। तो फिर आपको इसका टेस्ट करके देखना पड़ता है। बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो वो एकदम से गिर लगते हैं, तो पीछे बम्स में बड़ी बड़ी स्वेलिंग लेके आना, बड़े बड़े गांठे लेके आना खून की, तब नज़र में आते हैं, तब पकड़ में आते हैं। फिर उसका जोड़ों में जब वो घुटने पे रेंगना चालू तो करते हैं ये तो जो ब्लड का फ्लो है ये सिर्फ एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी होता दोनों है? तरफ से रहेगा। आपको एक्सटर्नली जहाँ ओपन हो गया वहाँ ओपन दिखेगा, हाँ। और जहाँ मांसपेशियों में हो गया तो दिखेगा। फिर वो तो जोड़ों समझ में में भी हो आने गया के लिए और ज्यादा दिक्कत होती होंगी नहीं तो दिखता है, क्योंकि जोड़ों में सूजन आ गई है, दिखेगा ओके। आपको। फिर मांसपेशी में बड़ा सा हरा नीला चट्टा दिख रहा है तो आपको दिखेगा। शरीर में हरे नीले चट्टे आएंगे, आपको दिखेगा। खून स्राव नहीं हो, रुक नहीं रहा है, ये तो है ही है। साथ में अंदर चमड़ी के अंदर हरे नीले चट्टे, जोड़ों में ब्लड जमा होना, मांसपेशियों में ब्लड जमा होना, ये ऊपर से दिखाई देता है। सो तब ऐसे पेशेंट हमारे पास आके दिखाते हैं कि इसको बार बार हरे हरे चट्टे आ रहे हैं। और दूसरा जो है बड़ी बड़े थोड़ा सा भी हल्का सा भी लग गया तो बड़ा नीला जो है गांठ आ रही है, जोड़ों में गांठ आ रही है। सो ऐसे लेके हमारे पास आते हैं। कोई हल्का, जैसे कई लोग है खतना करने की बहुत सारी ऐसे प्रोविजन है, मतलब ऐसे हाँ प्रैक्टिस है कई रिलीजन्स में, जी। वो पेशेंट हमारी नज़र में है, क्योंकि खतने की साइड से बंद होता ही नहीं है रक्तस्राव, वो भी अच्छा। हमारे पास आते हैं। तो वो भी हीमोफीलिया के पेशेंट हो सकते हैं। सो ये सब सिम्टम्स हैं जिनको फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं। ओके। जी। तो फिर इसमें फिर ये समझ में आने के बाद उस पेशेंट के लिए क्या रेमेडीज या फिर क्या उपचार पद्धति आप लोग अपनाते हो? देखिए, कभी भी कोई भी विकार रहे, सबसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहता है। पहले तो आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग टाइप के हीमोफीलिया हैं। अच्छा। सो फिर उसको आपको पहले तो आपको टेस्ट करना है, उसको टेस्ट करके आपको उसको लेबल करना है, ये हीमोफीलिया ए है, बी है या सी है। अच्छा, मतलब उसके साधारणतः जी 3 प्रकार के हीमोफीलिया जी, होते हैं। ज़्यादातर ए बहुत ज़्यादा कॉमन है, अच्छा। बी उससे कम है और सी बहुत ही कम है। तो मेजर जो हमारे फैक्टर 8 के यानी जो हीमोफीलिया ए है वो ज़्यादा कॉमन रहता है, अच्छा। और वही पेशेंट ज़्यादा हैं, और वही हमारे नज़र में ज़्यादा आते हैं। ए, बी और सी, जी। इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे बताएंगे? टेस्ट, ब्लड टेस्ट ओनली? बस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं उसके है। कोई अलग लक्षण हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये दे विल बी नहीं? सेम, लक्षण सेम है, हाँ। सिर्फ टेस्ट करने पे समझता है। फैक्टर 8 का जब कमी रहती है उसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं। जब फैक्टर 9 की कमी होती है तो हम हीमोफीलिया बी बोलते हैं। जब फैक्टर 11 की कमी होती है तो हम हीमोफीलिया सी बोलते हैं, जो काफ़ी रेयर है। अच्छा। फैक्टर 8 ज़्यादा कॉमन है, फैक्टर 9 उससे कम कॉमन है। इसके बाद जब हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमको परसेंटेज पता लगता है। तो लेस देन 1% लेवल वाले सीवियर बीमारी होती है, तो ये सीवियर बीमारी वाले हमारे नज़र में जल्दी आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ब्लीडिंग लेके हमारे पास आते हैं और हम फिर निदान करते इसमें हैं फिर इनका। पेशेंट के जान जाने का भी धोखा होता है? जी बिल्कुल, ये अगर दिमाग में ब्लीड हो गया तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग ही है। पेट के अंदर अगर अंदरूनी ब्लीड हो गई तो भी पेशेंट की जान जा सकती है। तो कभी भी ज़्यादा जैसे मार लग गया या वो गिर गए कहीं पे तो उनको सीधा सीधा ब्रेन में ब्लीड होना, पेट के अंदर ब्लीड होना, गले के अंदर ब्लीड होना, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड्स कहते हैं हम इनको इन पेशेंट्स में। इसलिए जागरूकता होना, पहचानना ये पेशेंट को, समय पे निदान होना एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना, ताकि वो इस स्थिति में ना पहुँचे, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता चल गया है कि किसी को हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है तो उसके लिए क्या उपचार पद्धति आप लोग अपनाते हो? जैसे सबको पता है डायबिटीज़ है, जैसे उसमें हमको पता है शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, हम इंसुलिन ऊपर से लगाते हैं। जी। तो सिमिलरली एक प्रोटीन है फैक्टर 8, फैक्टर 9, तो वो जो चीज़ हमारे शरीर में नहीं है तो हमको ऊपर से देनी पड़ेगी इंजेक्शन के फॉर्म्स में। तो ये अगर हमको ये जो ब्लीडिंग, मेडिसिन है लाइफ टाइम लेना पड़ता है या पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए ही वो ट्रीटमेंट चलता है? देखिए इसमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट है। अगर वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन के ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को देखें तो वो तो बोलते हैं कि आप जैसे आप रेगुलर बेसिस पे इंसुलिन लगाते रहते हैं, आप शुगर मेंटेन रखते हैं, वैसे ही अगर आप फैक्टर 8 का एक लेवल मेंटेन रखते हैं तो रक्तस्राव होता ही नहीं है। अच्छा। जिसको हम प्रोफिलैक्सिस और रेगुलर मेंटेनेंस थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली ये है गोल ऑफ थेरेपी, और यही एडवोकेटेड है कि आप वो लेवल को कम ही मत होने दीजिए उस लेवल तक कि पेशेंट ब्लीड ही करे स्पॉन्टेनियस।
जी बिल्कुल। सो ये है, बट सिंस मेडिसिन्स की का जो इश्यूज हैं या फिर अवेलेबिलिटी के इशू की वजह से महाराष्ट्र में अभी भी हम प्रोफिलैक्सिस नहीं कर रहे हैं। देयर आर मेनी स्टेट जो प्रोफिलैक्सिस कर रहे हैं, जैसे केरला है, एमपी है, इवन दिल्ली में है, और बिहार जैसा स्टेट भी प्रोफिलैक्सिस तो प्रमोट फिर कर रहा है। महाराष्ट्र में दिक्कत कहाँ आ रही है ऐसे आपको लग रहा है? महाराष्ट्र में जो है हमारे जो है पॉलिसी मेकर हैव टू पिच फॉर इट। आई थिंक ज़रूर होगा वो भी, जी क्योंकि जी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है। सो मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे, महाराष्ट्र स्पेशली। सो बट अभी हमारे पास ऑन डिमांड थेरेपी का प्रोविजन है। जैसे ब्लीड होने पे ही फैक्टर दिया जाता है, यानी फैक्टर अच्छा। 8 दिया जाता है या ओके। फैक्टर 9 दिया जाता है, ताकि रक्तस्राव को रोका जा सके और पेशेंट ब्लीड होने से रुक जाए। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बहुत सारे बचने के लिए, बीमारी से ब्लीड होने के बचने के लिए एक प्रिकॉशन है और एक बीमारी से बचने की प्रिकॉशन है। सो पहले मैं ब्लीड हो जाने के बाद नहीं होने चाहिए उसके प्रिकॉशंस, तो एक तो हमने प्रोफिलैक्सिस पे बात किया। जी। सेकंड एक रहता है कि बच्चे के जैसे घर है, बच्चा जो क्रॉल करना शुरू करता है, तो बच्चा जब चलने लगता है या बच्चा जब रोल करने लगता है, तो हम बिस्तर पे बच्चे को अनअटेंडेड ना छोड़ें, हम नीचे सतरंजी पे बच्चे को छोड़ें, सो दैट बच्चा रोल भी किए तो गिर के सर पे इंजरी ना हो, ताकि दिमाग में ब्लीड नहीं होना चाहिए। जी। ये है। शार्प कॉर्नर्स हैं जो घर में, उनको हमने ब्लंट करना चाहिए, ताकि हमने वो प्रोविजन करना चाहिए ताकि वो गिरे ना, मतलब वो जाके लगाए ना, सर में सर ना लड़े उनका, इस तरीके से। जी। शार्प ऑब्जेक्ट उनके रीच से दूर रखना है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो हमारा ध्यान नहीं जाता है। दूसरा, इन बच्चों में जब क्रॉल करने लगते हैं तो हम नी बेल्ट्स या नी प्रोटेक्टिव गेयर यूज़ कर सकते हैं, एल्बो प्रोटेक्टिव गेयर यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये जोड़ों में ब्लीड ना करें। अच्छा। ये प्रिकॉशन है। सेकंड, जब ब्लीड हो जाता है तब हमने बच्चे को स्लिंग देना चाहिए, ताकि जिस हाथ चीज़ में ब्लीडिंग हुआ है तो वो कम मूवमेंट करे हाथ का। आइस लगा सकते हैं उस जॉइंट पे, सो उससे ब्लीडिंग का पेन कम हो जाता है। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। साथ में जब आए उसके हॉस्पिटल पहुंचने तक ये घर पे फर्स्ट एड जो है बेसिक वो कर सकता है पेशेंट। कि उसको आइस क्यूब से आइसिंग, हाँ, आइसिंग के बैग्स होते हैं, आप आइसिंग करिए उसकी। और अगर आर्म में ब्लीड है, एल्बो में, तो आप आर्म स्लिंग यूज़ कीजिए। पैर में है तो आप उसको प्लीज़ क्रच यूज़ कीजिए या क्रेप बैंडेज यूज़ कीजिए, सो दैट जॉइंट में आपका मूवमेंट कम हो जाए और ब्लीड बढ़े ना। जी। तो ये प्रिकॉशन आप ले सकते हैं बिफोर यू रीच अ हॉस्पिटल, आप जब डोज लेना चाहते हैं तब। जी जी जी। तो इस तरह से फर्स्ट एड हम ये इस्तेमाल फर्स्ट कर एड है। ये सकते तो हैं। ब्लीड हो जाने के बाद हो गया। फिर ब्लीड प्रिवेंट होने के लिए जो हमने प्रोफिलैक्सिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कोई भी जेनेटिक बीमारी को जड़ से हटाने का एक ही तरीका है कि आप उसकी चेन को ब्रेक कर दो। कि जब जो है किस मदर, तरह से? हाँ, सो जैसे मदर अगर से बीमार, जैसे बच्चा पेट में ही है, अगर एक फैमिली में ऐसा बच्चा है तो ये आनुवंशिक बीमारी है, तो आपको बिल्कुल। पता है। तो जब बच्चा पेट में ही रहता है तो उसी टाइम पे आप एंटीनेटल डायग्नोसिस की मदद से उस बच्चे का निदान कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़रूरी बात है। हाँ जी, तो हम प्रिवेंशन पे ये बात करेंगे कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो डायग्नोस्ड है और आपको पता है आपके फैमिली में और हीमोफीलिया अगर है, नहीं भी है, बट अगर फिर भी, क्योंकि कहाँ से शुरू हो ये हमें भी नहीं पता। नहीं, बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। जब तक आपके फैमिली में नहीं है, आप सब बच्चों के एंटीनेटल नहीं कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है। हम्म। तो और ये डॉक्टर से 1 to 1 बात करके ही करना पड़ता है आपको। ओके। सो ये बच्चे जब प्रेगनेंसी होती है पेट में, तो आपको 11 हफ्ते पे से ही, 9 से 11 हफ्ते के बीच में ही आपको एक पार्ट लेकर के पेट के अंदर से वो बेबी के पार्ट निकालते हैं। तो और उसी को टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट करते हैं कि उसमें वो बीमारी तो नहीं है क्या जो फैमिली में अगर है। वो पॉजिटिव होता है तो फिर उसको रोकने के लिए क्या अगर उपाय है? पॉजिटिव है तो फिर वो पेरेंट्स को ऑप्शन देते हैं कि बच्चा अफेक्टेड है। फिर पेरेंट्स एंड फैमिली का 1 to 1 डिसीजन होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, तो बट उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कि वो वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट कर पाए? नहीं, अगर है बीमारी तो है। ओके। यू कैन जस्ट प्रिवेंट द चेन। अगर बीमारी है, सो अब अफेक्टेड चाइल्ड एंड नॉट अफेक्टेड चाइल्ड, नॉट अफेक्टेड चाइल्ड यू गो अहेड, और नॉट अफेक्टेड चाइल्ड ये पेरेंट्स को 1 to 1 डॉक्टर के साथ डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। इट्स अप टू देम। यस, बिकॉज ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सम पेरेंट्स वांट टू कंटिन्यू, सम पेरेंट्स वांट टू स्टॉप द चेन। अब ये पूरा पेरेंट्स के ऊपर रहता है।
जी वी कैन जस्ट एक्सप्लेन ऑप्शंस, हम उनको अपना, वी कैन नॉट फोर्स देम इनटू अ डिसीजन। या ऑब्वियसली। हम उनको एक गाइडेंस देते हैं कि ये बच्चा अफेक्टेड है और अब आपको बताना है कि आप एक और बच्चा ऐसा चाहते हैं अपने फैमिली में कि नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैम ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे खुद को बहुत सारे सवाल थे जी कि इस तरह से भी बीमारी होती है और उसको प्रोटेक्ट करना या फिर उससे उभरने के लिए क्या करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से हमें हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। दोस्तों, हीमोफीलिया नाम सुनने में कैसा भी लगे, बट अगर ये बीमारी होती है तो बाहरी ऊपरी रक्तस्राव और अंदरूनी रक्तस्राव, ये दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो धोखा है वो अंदरूनी रक्तस्राव से है, यही हमें समझ में आ रहा है। तो कोई भी स्वेलिंग या फिर अगर कहीं भी हम गिरते हैं और अगर ये हिस्ट्री हमारे फैमिली में है तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत जाके हमें सीताबर्डी में जो लता मंगेशकर हॉस्पिटल है वहाँ की ओपीडी नंबर 2 में जाके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका इलाज है और डेफिनेटली हम उसको क्योर कर सकते हैं। बस ज़रूरी है अवेयर रहने का, और उसी अवेयरनेस के लिए इस तरह से प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह से जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।